Hi everyone, a very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET JRF. And आज की क्लास में हम करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बेसिकली जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको बता दे, सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम 5 MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, राइट। प्लस एक खास बात जो आज के सेशन की है वो ये है कि इन 5 MCQs में से जो पहले 2 MCQs हैं वो हमारे फेब मार्च 2023 में जो एग्जाम हुआ कॉमर्स का उसमें आए हुए थे। मींस अगर आप आज का सेशन पूरा देखते हो तो चांसेस है कि नेक्स्ट टाइम जून में जो एग्जाम हो उसमें से आपके क्वेश्चंस बने, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखना कितने इजी एक ही टॉपिक से इजी क्वेश्चंस आए हुए थे प्लस एक ही टॉपिक से आए हुए थे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्कशन। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, बिल्कुल अगर एक लेमन लैंग्वेज में बोलूं कि लेट सपोज मैंने 100 रुपीज बोरो करे अपने फ्रेंड से, अब मैंने उसे 10 डेज के बाद 110 रुपीज रिटर्न करे। दैट मीन्स मैंने उसे कितना एक्स्ट्रा पे किया, 10 रुपीज। अब जो ये 10 रुपीज है ये ही मेरी क्या है, कॉस्ट है। क्या है, कॉस्ट है, राइट। तो कॉस्ट क्या हो जाता है कि जो कंपनी को बियर करना पड़ता है अपने कैपिटल के ऊपर, पे करना पड़ता है अपने कैपिटल के ऊपर, ठीक है। अगर आपको रिकॉल करवाऊं मैं तो याद करो जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं ओवरऑल, तो इसमें हमारे टोटल 3 डिसीजंस होते हैं। कौन कौन से, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और लास्ट वन कौन सा होता है, डिविडेंड डिसीजन, राइट। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हमारे 2 डिसीजन होते थे। पहला कैपिटल बजटिंग जो कि हमारा डिस्कस करता था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मतलब जो डिसीजन होता था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। और सेकंड वन होता था हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो कि होता था हमारा शॉर्ट टर्म डिसीजन से रिलेटेड। और यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हम यूज करते थे, याद करो इस कैपिटल बजटिंग चैप्टर के अंदर जब लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते थे तो वर्ड यूज करते थे ना डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट क्या होता है हमारा, कि कॉस्ट कितनी पड़ रही है, राइट। चलो अब डिस्कस करते हैं आगे। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के जो फंड्स हैं वो बहुत सारी सोर्सेज से लिए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आप आंसर नहीं दोगे तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स, फिर आप बोलोगे क्रेडिटर्स। बट अगर मैं बात करूं क्रेडिटर्स वगैरह की या शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह की, वो सारे आते हैं हमारे शॉर्ट टर्म के लिए जो कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए होता है। बट जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। किसकी बात करते हैं, लॉन्ग टर्म की। तो लॉन्ग टर्म में हमारे क्या क्या आ गए, लॉन्ग टर्म में आ गया हमारे पास डेट, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सिमिलरली कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सिमिलरली कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। एज ए स्टूडेंट आप सभी के माइंड में आ रहा होगा कि सर आप बोल रहे हो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब तो सेविंग्स होती है, तो सेविंग्स में से पैसा निकालना उसकी क्या एक्चुअल कॉस्ट है, मतलब उसकी भी क्या कॉस्ट होती है। तो आप सबको बता दूं, याद करो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते होते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग होती है वो हमारी
इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं अपने पास कुछ सेव करके रख रहा हूं, दैट मीन्स मैं उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो मेरी एक तरह की कॉस्ट है। ठीक है, तो ये सारी होती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब कंपनी को अपनी पॉकेट में से ये पे करनी होती है। ये होती है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्चुअली में इसे पे नहीं करना होता, बट रिटेन्ड अर्निंग की कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक, और कंपनी ऑब्वियसली बात है कोई एक कैपिटल स्ट्रक्चर तो फॉलो नहीं करती, मतलब कोई एक वे से तो फंड रेस नहीं कर सकती, तो टोटल इन सब का जो वेटेड एवरेज निकालेंगे उसे हम बोल देंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, समझ आ गया। अब जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ध्यान रखना एग्जाम में कई सारे नेम से बोला जाता है, कट ऑफ रेट, हर्डल रेट, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, ये सारे हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नेम्स हैं। अगर एग्जाम में दिख जाए तो घबराने का नहीं। हाँ, अगर एक आधे नाम और आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो। अब एक एक करके सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम डिस्कस कर लेंगे कि किसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ डेट की। देखो, कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या हुआ? डेट क्या हुआ? लोन लेना एक तरह से। अब इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, इररिडीमेबल डेट और रिडीमेबल डेट। बच्चों, इररिडीमेबल डेट क्या होता है? इररिडीमेबल डेट का मतलब होता है कि एक बार के लिए एज्यूम करो कि जो हमने पैसे लिए वो हमें कभी वापसी ही नहीं करने, मतलब जो हमने लोन लिया वो अमाउंट कभी वापसी ही नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अपने फ्रेंड के पास गया, मैंने उससे बोला मेरे को 1000 रुपीज दे दो। उसने मेरे को 1000 रुपीज दिए और बोला जब तक तेरा मन है हरनीत तू रख, बट मेरे को हर साल इस पे 10% इंटरेस्ट पे करता रहियो। उसकी स्टेटमेंट क्या थी कि हरनीत जब तक तेरा मन है तू रख, बट हर साल मेरे को 10% इंटरेस्ट पे करते रहियो। दैट इज इररिडीमेबल डेट। एक्चुअल लाइफ में देखे तो ऐसा होता नहीं है कभी भी, बट हाइपोथेटिकली केस है। सिमिलरली रिडीमेबल डेट क्या मतलब क्या हो गया? मतलब कुछ टाइम फ्रेम है जिसके बाद हमें वो डेट को रिटर्न करना होगा, दैट इज रिडीमेबल डेट। ठीक, समझ आ गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट क्या होता है। देखो, सिमिलर सी बात है, लोन की बात करी मैंने, तो लेट सपोज हमने लोन लिया 100 रुपीज का, मैंने अपने फ्रेंड से। अब मैं मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि हरनीत आपको हर साल इसे 10% पे करना है, 10% पे करना है। तो 10% कितना हो गया भाई? 100 रुपीज का 10 रुपीज। तो यही मेरी क्या होगी? कॉस्ट हो गई। और एक्चुअली मैं कॉस्ट ऑफ डेट निकालू तो क्या निकलेगी कि भाई मेरे को 10 रुपीज पे करने हैं और मेरे को मेरे फ्रेंड ने दिए कितने? 100 रुपीज, जो कि हमारा 10% ही आ गया। तो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट भी क्या हो जाएगी? 10% ही। समझ आ गया? अगर बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो गया? जो मैं अपने फ्रेंड को हर साल पे कर रहा हूं, राइट। बट अगर मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से बोलूं, देखो जब कंपनी, देखो जो ये वाला फॉर्मूला हो गया, इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रोसीड्स, जो भी मैंने लिखा, इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूं और नेट प्रोसीड मतलब मेरे को कितना पैसे मिले, इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रोसीड, राइट। अब मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, देखो कंपनी में होता क्या है, जब कंपनी किसी से लोन लेती है या डेट लेती है, उसको एक एडवांटेज मिलता है। किस चीज का एडवांटेज? उसका टैक्स रिड्यूस हो जाता है। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मान लो दो कंपनीज हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी, दोनों ने 1000 रुपीज अर्निंग करी। ये आ गया इनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। मान लो कंपनी ए ने डेट लिया हुआ था जिसपे वो 100 रुपीज का इंटरेस्ट पे कर रहा है, इसने कोई डेट नहीं लिया हुआ था, तो माइनस करा इंटरेस्ट, कितना आया? -100, और यहां कुछ भी माइनस नहीं होगा, किसने डेट नहीं लिया हुआ, तो ये आ गया 900 और ये आ गया हमारे पास 1000।
राइट। अब मान लो हमारा टैक्स है 50% का, तो टैक्स कितना हो जाएगा 450। तो इसकी जो अर्निंग्स हो गई 900 माइनस 450, तो इसकी जो अर्निंग्स हो गई वो गई 450। सिमिलरली टैक्स कितना हुआ 500, अर्निंग्स कितनी हो गई, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया 500। तो अगर आप कंपेयर करोगे, जिस कंपनी ने डेट लिया होता है उसको एक्चुअली में टैक्स कम पे करना होता है, तो यहां पे होती है कंपनी की टैक्स की सेविंग। टैक्स की सेविंग होती है जब कंपनी अपना जो फंड है वो डेट के थ्रू रेज करती है, राइट। अब जब टैक्स सेविंग हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं कॉस्ट ऑफ डेट निकाल रहा हूं तो जो टैक्स सेविंग हो रही है मैं उसे माइनस कर दूंगा। सेम चीज ये हुआ कि हम क्या कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट, राइट। समझ आ गया। देखो फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले को समझने की जरूरत है। इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रोसीड्स, जैसे हम पहले निकाल रहे थे 10 अपॉन में 100। बट ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने वो इंटरेस्ट पे किया तो मेरी कुछ ना कुछ टैक्स सेविंग्स हुई, उस टैक्स सेविंग्स को मैं माइनस कर दूंगा, तो 1 माइनस टैक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है इन केस ऑफ इररिडीमेबल डेट। अच्छा एक चीज और बच्चों, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है नेट प्रोसीड्स। इस नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या है? नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या है कि जब मैं डेट लेने गया तो एक्चुअल में मेरे हैंड्स में कितना पैसा, दैट इज नेट प्रोसीड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस केस में मेरे फ्रेंड से मांगे तो उसने मेरे को 100 रुपीज दे दिए। लेट सपोज मैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने जा रहा हूं, या कोई बीच में इंटरमीडियरी इन्वॉल्व है, उसने कुछ अपनी कमीशन रख ली और मेरे पास सिर्फ 90 रुपीज आए या 95 आए, तो मेरे पास नेट प्रोसीड्स क्या हो जाएगा 95। दोबारा एग्जांपल सुन लो कि मैं अपने किसी इंस्टीट्यूट से लोन लेने जा रहा हूं 100 रुपीज, मैंने 100 रुपीज लोन मांगे, बीच में इंटरमीडियरी आया, उसने कोई कमीशन रख ली या फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई, कुछ भी आ गया, एट एंड ऑफ द डे मेरे पास पैसे आए 95, बट मेरा लोन कितने का था 100 का। तो जो मेरी कॉस्ट होगी वो मैं कैसे निकालूंगा 10, क्योंकि मेरे को पे तो 100 के अकॉर्डिंग करना है, बट एक्चुअली में पैसे कितने आए 95। 1 माइनस टैक्स रेट 50%, ये मेरा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक, ये हो गया कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। देखो फिर बोल रहा हूं लर्न नहीं करना, फॉर्मूला बैठ के समझना है। जितना इंटरेस्ट पे किया अपॉन में जितना पैसा हाथ में आया, देखो एक्चुअली में मेरे पास 95 आए, 95 रुपीज में मैं 10 रुपीज पे कर रहा हूं, तो वो मेरी कॉस्ट ऑफ डेट हो गई, प्लस माइनस कर दूंगा जो टैक्स की सेविंग हुई डेट की वजह से, इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से। ठीक, अच्छे समझ लिया ये क्वेश्चन फॉर्मूला। चले नेक्स्ट में, नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। अब रिडीमेबल डेट का मतलब क्या होता है, अभी बताया कि मेरे को ये अमाउंट को वापसी भी करना है, जो एक्चुअल में रियल लाइफ में भी होते हैं। तो सर इसमें देखो ये चीज तो सेम है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, बट ये एक्स्ट्रा चीज क्या आ गई। देखो जब मैं अमाउंट रिटर्न करने जा रहा हूं उसको हम क्या बोल देंगे रिडीमेबल वैल्यू, याद रखना क्या बोल देंगे रिडीमेबल वैल्यू आरवी। नेट प्रोसीड मतलब मेरा पैसा कितना आया। लेट्स सपोज जब मैंने लोन लिया था, मैंने अपने फ्रेंड को बोला था कि आज तुम मुझे 100 रुपीज दे दो, आज तुम मुझे 100 रुपीज दे दो, मैं हर एक साल तुम्हें 10% पे करूंगा, प्लस 5 साल के बाद, तुम्हें 120 रुपए दूंगा। दैट 120 रुपीज इज रिडम्पशन वैल्यू। मतलब मैं 10% तो हर साल पे कर ही रहा हूं, प्लस मैंने बोला कि मैं फ्यूचर में भी तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दूंगा, तो ये जो 20 रुपीज एक्स्ट्रा दिए इसी कॉस्ट को मैंने इंक्लूड किया यहां पे। देखो रिडम्पशन वैल्यू क्या हो गई 120 माइनस नेट प्रोसीड कितना हो गया 100, मान लो कोई कमीशन वमीशन नहीं है, अपॉन में इस 20 रुपीज को मैंने डिवाइड कर दिया कि मैंने लोन कितने साल के लिए लिया था, कितने साल के लिए लिया था 5 इयर्स के लिए, तो डिवाइडेड बाय 5 नंबर ऑफ इयर्स ऑफ लोन। ये तो समझ आया, जो इंटरेस्ट पेमेंट 10% की हर साल कर रहा हूं 10 रुपीज की, प्लस मान लो टैक्स कुछ नहीं है एक बार के लिए अभी, 120 माइनस 100 अपॉन में 5, मतलब जो एक्स्ट्रा मैंने रिडम्पशन पे किया उसको मैंने डिवाइड कर दिया अपने लोन की ड्यूरेशन में।
प्लस अपॉन में क्या ले लिया, एवरेज, रिडम्पशन और हमारे नेट प्रोसीड का एवरेज ले लिया मैंने, क्योंकि एक्चुअली में मेरे पास इतना फिर कॉस्ट, इस पैसे पे मेरी कॉस्ट आई। समझ आ गया, समझ आ गया फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ, समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। अब आप ड्राइव कर पाओगे फ्यूचर में। मान लो अगर रिडम्पशन वैल्यू, नेट प्रोसीड और रिडम्पशन वैल्यू सेम होते, मेरा फ्रेंड है उसने कहा तुम 120 का दोगे, 100 ही दे देना, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑब्वियस सी बात है ये अमाउंट जीरो हो जाती, कोई फर्क ना आता। फिर आप देखोगे आपका फॉर्मूला यही वाला बन जाएगा, राइट। चले आगे, नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। देखो अब प्रेफरेंस शेयर्स नहीं समझाने वाला मैं, सर क्यों नहीं समझाने वाले, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में फर्क क्या है। देखो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में फर्क क्या है, प्रेफरेंस शेयर की जो डिविडेंड की अमाउंट होती है, इंटरेस्ट की अमाउंट होती है, फिक्स्ड होती है, इक्विटी शेयर के केस में ऐसा नहीं होता, यही फर्क है। और प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस मिलती है पहले पेमेंट के रिलेटेड, बट मैं अगर कॉस्ट की बात करूं तो इनकी इंटरेस्ट पेमेंट फिक्स होती है, प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है वो फिक्स होता है, डेट के केस में भी तो फिक्स ही होता है। बट फर्क कहां है, फर्क यहां है कि जब हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं तो हमें टैक्स की छूट नहीं मिलती। याद करो, दोबारा दोबारा बना देता हूं। सबसे पहले क्या होता है, ईबीआईटी, ईबीआईटी, ईबीआईटी में से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में से माइनस कर, ये आता है हमारे पास ईबीटी, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर माइनस टैक्स करते हैं तो आता है हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसके बाद हम देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो बढ़ती है इक्विटी शेयर में। तो आप देख रहे हो कि जो इंटरेस्ट की पेमेंट है उससे तो हमारी टैक्स सेविंग हो रही है, बट प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, राइट। तो बस इस केस में डेट और प्रेफरेंस शेयर के केस में सिर्फ एक फर्क है, 1 माइनस टी नहीं हो रखा, 1 माइनस टी नहीं हो रखा, बाकी सब हो रखा। सिमिलरली देखो प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में जो पैसा आया, सिमिलरली प्रेफरेंस डिविडेंड वही रिडम्पशन वैल्यू अपॉन में नेट प्रोसीड्स, और सिमिलरली अपॉन में एवरेज, बिल्कुल सेम टू सेम है, वर्ड सेम अलग है, बस फर्क देख लो कहां है। फर्क कहां है कि यहां पे हो रहा है 1 माइनस टी, दैट इज टैक्स सेविंग्स हो रही है डेट के केस में, प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में टैक्स सेविंग्स नहीं हो रही। ये वही लिखा हुआ है, प्रॉफिट डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड जो अमाउंट पे हुई अपॉन में नेट प्रोसीड्स, मतलब जो पैसा आया प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने से, राइट। सेम फॉर्मूलाज हैं, दोबारा 1 माइनस टी है यहां पे, यहां 1 माइनस टी नहीं है, ठीक है। चले नेक्स्ट में, नेक्स्ट इज अवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में बच्चों प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई हमें पता था कि डेट वालों को हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है, दैट परसेंटेज इज फिक्स्ड। इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी नोज कि हां इनको कितना प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है, दैट अमाउंट दैट रेट इज फिक्स्ड। बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऐसा नहीं होता, हम सबको पता है कि इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता। तो अब प्रॉब्लम आई कि इक्विटी शेयर की कॉस्ट कैसे निकाली जाए। तो यहां पे जो सॉल्यूशन निकाला गया, हाँ वो सॉल्यूशन निकाला गया कि भाई इक्विटी शेयर्स एक्सपेक्ट कितना करते हैं, इक्विटी शेयर्स एक्सपेक्ट कितना करते हैं कि उनको डिविडेंड मिले, उस बेसिस पे हम कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास टोटल 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज डिविडेंड प्राइस अप्रोच, सेकंड वन इज प्राइस अर्निंग प्राइस अप्रोच, ग्रोथ अप्रोच और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इन 4 बेसिस से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं, ठीक। तो आते हैं अपने, सबसे पहला है डिविडेंड प्राइस अप्रोच। देखो सारे फॉर्मूले करके जाने, मैं बता रहा हूं 2 क्वेश्चन आए थे इस बार। सबसे पहला हमारे पास डिविडेंड प्राइस अप्रोच, क्या जो भी बात बोली सिमिलर चीज याद रखो, क्या एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, क्या एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, दैट इज D1,
कि मतलब मेरे को नेक्स्ट ईयर कितना डिविडेंड मिलेगा, शेयर होल्डर्स कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड अपॉन में जो भी करंट प्राइस हो गया मार्केट में, ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सिंपल सा। ठीक, ये हो गया हमारा डिविडेंड प्राइस अप्रोच। अच्छा मान लो कि शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करते हैं कि हर एक साल डिविडेंड बढ़ेगा, मतलब इस केस में क्या शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिविडेंड हमारा कांस्टेंट रहेगा। बट मान लो अगर शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करते हैं कि डिविडेंड अगर आज 5 मिलेगा, कल 6 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, मतलब देयर इज अ ग्रोथ इन डिविडेंड, तो उस केस में हम ग्रोथ अप्रोच का यूज कर लेंगे प्लस जी ऐड कर देंगे। ठीक, D1 का क्या है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, मतलब ईयर 1 के एंड में क्या डिविडेंड मिलेगा, सेम एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 1, एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द ईयर 1 एट द एंड ऑफ ईयर 1। ठीक है, सेम चीज है, प्लस ग्रोथ ऐड हुई है। अब इसमें एक चीज और है, देखो अगर हमें D1 निकालना है और हमारे पास D0 गिवन है, मतलब करंट ईयर का डिविडेंड गिवन है, मान लो इस साल कंपनी ने 10 रुपए डिविडेंड दिया, ठीक है, और शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10% इंक्रीज होगा, तो डेट इज 1 प्लस 0.1, सेम दैट इज 11 रुपीज। सेम चीज हो गया D1 निकालने का तरीका नॉर्मल बेसिस पे, ठीक है, डायरेक्ट डिटेल में नहीं लेने का। ये समझ आ गया, ये दोनों अप्रोच होगी हमारी, प्राइस डिविडेंड प्राइस अप्रोच मतलब कांस्टेंट डिविडेंड, ग्रोथ अप्रोच मतलब शेयर होल्डर्स आर एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइस विल इंक्रीज इन द फ्यूचर और डिविडेंड विल इंक्रीज इन द फ्यूचर। अच्छा, इसका एक भाई साहब जी का एक नाम और होता है, क्योंकि ये गॉर्डन ने दिया तो गॉर्डन मॉडल, ठीक, तो नाम आ जाए तो घबराने का नहीं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अर्निंग प्राइस अप्रोच। इसमें क्या है, शेयर होल्डर्स की जो मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जो वो निकाली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग, मतलब यहां पे डिविडेंड था, यहां पे अर्निंग, अर्निंग क्या हो गई, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर अपॉन में P0, नाम से ही याद हो जाएंगे। डिविडेंड प्राइस अप्रोच D1 अपॉन में P0, अर्निंग प्राइस अप्रोच EPS अपॉन में P0, ग्रोथ अप्रोच D1 अपॉन में P0 प्लस G, और ये सबका फेवरेट, ये तो हम सबको पता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, मतलब कितना रिटर्न, कितना रिटर्न जो हमारा शेयर होल्डर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। देखो अगर मैं किसी शेयर को बाय करता हूं, अगर मैं किसी शेयर को बाय करता हूं तो मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि लेट सपोज, देखो ये फॉर्मूला कैसे बना, लेट सपोज यहां लिख देते हैं कि भाई मेरी एफडी तो लेट सपोज 5% रिटर्न देती ही देती है, तो अगर मैं रिलायंस का शेयर परचेज कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए 5% से, क्योंकि अगर मैं शेयर खरीद रहा हूं तो रिस्क ले रहा हूं, सॉरी, शेयर्स खरीद रहा हूं तो रिस्क ले रहा हूं, तो उसका रिस्क का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलना चाहिए। अगर 5% ही देगा तो मैं एफडी में पैसे ना लगा दूं, तो वो कुछ ना कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, 5% से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट। और लेट्स सपोज वो रिलायंस है, मैं सोच रहा हूं ध्यान से सुनना, कि अगर मार्केट 100% का रिटर्न दे रही है, ये लेट्स सपोज 10% का रिटर्न दे रही है, लेट्स सपोज मार्केट 10% का रिटर्न दे रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग रिलायंस का शेयर 12% का रिटर्न देना चाहिए, रिलायंस का शेयर 12% का रिटर्न देना चाहिए, तो मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो ज्यादा रिटर्न दे, ठीक है। ये इस बेसिस पे हमारा ये फॉर्मूला बना। पहला चीज क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस शेयर्स का बीटा, कि मतलब वो मार्केट के अकॉर्डिंग कैसे चलता है, कि अगर मार्केट 10% दे रही है तो वो 5% दे रहा है या कम दे रहा है ज्यादा दे रहा है। फिर ये हो गया मार्केट का प्रीमियम, कि लेट सपोज अगर रिलायंस मार्केट 15% रिटर्न दे रही है, लेट सपोज अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो और वो 15% रिटर्न दे रही है, ऑब्वियस सी बात है 5% तो फ्री का ही है, मतलब एफडी पे मिलता ही मिलता है, तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है हमें, एक्स्ट्रा मिल रहा है 10%, एक्स्ट्रा मिल रहा है 10%। और बीटा क्या हो गया कि इस 10% में से मेरा स्टॉक कितना देगा ही देगा, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से निकल गया हमारा सीएपीएम, मतलब सीएपीएम से निकल गया हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू मार्केट प्रीमियम। मार्केट प्रीमियम क्या हो गया, मार्केट का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री। देखो ध्यान से सुनो, मार्केट अगर 15% का रिटर्न देख रही है तो मैं ऐसे नहीं देखता कि वो 15% रिटर्न दे रही है, मैं कैसे सोचता हूं कि भाई 5% तो मेरे को एफडी पे मिल रहा है, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 10%, दैट इज मार्केट प्रीमियम, ठीक।
नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। देखो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कुछ नहीं होता, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर लिया जाता है। रीजन बीइंग एक्चुअली जो पैसा रिटेन हुआ बिजनेस में वो किसका है, शेयर होल्डर्स का। हमें देना डिविडेंड चाहिए था, हमने कुछ रिटेन किया। तो जब कंपनी रिटेन करती है अपना पैसा, रिटेन अर्निंग करती है, तो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी ग्रो करेगी। तो इसलिए जो हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ नहीं होता, जितनी भी आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर है उन सबको प्लस कर दो वेट के अकॉर्डिंग। मान लो कंपनी की 100% की कैपिटल है, जिसमें से 50% इक्विटी है, 30% प्रेफरेंस शेयर्स है और 20% डेट ले रखा है। मतलब ये इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। लेट्स सपोज इन सबकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लेता हूं कि ये हो गई हमारी 10% है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। लेट्स सपोज के लिए ले रहा हूं रैंडमली, ये 20%, ये 15%। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकल जाएगी, कुछ नहीं करना, 0.1 इंटू 0.5। मतलब क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कितना वेट है, क्या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, कितना वेट है, क्या कॉस्ट ऑफ हमारा डेट है इंटू कितना वेट है। ठीक है, ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसे हम बोल देते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी। समझ आ गया। चले क्वेश्चंस की ओर। अब बारी आती है जिनका हम सबको वेट था। कौन से दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आए थे फेब 2023 में, मार्च 2023 में, फेब मार्च वाला साइकिल हुआ था। तो ये क्वेश्चन 2023 में एग्जाम में था और आपको पता चलेगा देखो इतने बेसिक इजी कंसेप्ट से आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। राइट, चलो जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको रिकॉल करा दूं, आपको क्या करना है, आंसर सॉल्व करने हैं और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि सर ये आंसर है। राइट, फिर एंड में हम स्कोर चेक करेंगे आपका। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ कंपनी शेयर इज 90, दैट इज हमें क्या दे रखा है, पी नॉट। द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर नेक्स्ट ईयर इज 4.5, D1 दे रखा है 4.5। If the dividend is expected to grow at a constant rate of 8%, ग्रोथ रेट दे रखी है 8%, द शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। देखो अगर मेरे को ये तीन इंफॉर्मेशन दिख रही है, अगर मेरे को पेपर में कुछ और भी नहीं आता, चुपचाप वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे ग्रोथ वाला। क्या आंसर आएगा, 4.5 डिवाइडेड बाय 90 प्लस ग्रोथ 8%, दैट इज 0.08। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 20, 1/20 कितना हो जाएगा, 0.05। यही होगा ना, दैट इज 0.13, दैट इज 13% हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। राइट, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया था, जल्दी से सॉल्व करो। आपको रियलाइज होगा ऐसे क्वेश्चन मतलब छोटे छोटे लेसन के थ्रू ही आप अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर कर जाओगे। सेम क्वेश्चन बता रहा हूं, सेम के सेम वर्ड, सेम सब कुछ सेम था। क्वेश्चन क्या है, द रिस्क फ्री रेट of 6%, the market risk premium is 9% and the beta of the share is this, what will be the cost of equity। इसीलिए मैंने टॉपिक उठाया आज। फिर रिकॉल करा दूं, अगर आप चाहते हो कोई और टॉपिक हो यूजीसी नेट पेपर 1 में या पेपर 2 में, हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो या मेरे को पर्सनली टेलीग्राम पे या ग्रुप में कहीं भी मेंशन कर सकते हो। फिर कमिंग सेशंस में हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे पहले। ठीक, फिर रिमाइंड करा दूं दोबारा, मंडे ट्यूसडे हमारे पेपर 1 का सेशन होता है। पेपर 1 का मंडे को हमारा शुभम सर लेते हैं और ट्यूसडे को मैं लेता हूं, और दोनों 5 PM। और थर्सडे और फ्राइडे हमारा होता है पेपर 2 का। पेपर थर्सडे वाला शुभम सर लेते हैं, फ्राइडे वाला मैं लेता हूं 5 PM।
चलो सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 6% दे रखा है, अब सीधा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है वो लगा देंगे। 6% दे रखा है, 0.6 प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम 9% दे रखा है, एंड बीटा दे रखा है 1.54। 1.54 इंटू, सीधा कर लेते हैं, क्यू पॉइंट में लेके जाए, 6% प्लस 1.54 इंटू 9%। तो ये सॉल्व करेंगे, 6%, 9 4 जा 36, 9 जा 45, 46 47 48, 9 9 13, तो ये आ जाएगा 19.86। तो जो हमारा अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20%। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following sources of fund are has an implicit cost of capital? Implicit cost of capital कौन कौन सा? Equity share of capital, preferential capital, debentures, retained earnings। One of the simplest question, जल्दी से आंसर दो। 5 तक काउंट कर रहा हूं, 5 4 3 2 1 0। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल और मेथड्स मेक यूज ऑफ बीटा इन द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी? रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, एमएम मॉडल, प्राइस अर्निंग मॉडल। कौन सा बीटा यूज करता है? जल्दी से बताओ, विच ऑफ दीज मेथड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, इजी सी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से सॉल्व करो। A company has 10% perpetual debt of 1 lakh rupees. The tax rate is 35%. Determine the cost of capital assuming the debt is issued at par. Perpetual debt याद रखना क्या हो गया, irredeemable। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट। याद रखना कॉस्ट ऑफ डेट को कैसे लिखते हैं, के डी। ओवरऑल को कैसे लिख देते हैं, के डब्ल्यू या के ओ। ये आ जाएगा हमारे पास 10% कितना हो गया, 1 लाख रुपीस का 10,000। वैसे अगर डायरेक्टली करना हो तो 10% 1 माइनस टैक्स रेट, दैट इज 0.35। तो ये आ जाएगा 10% इंटू 0.65, तो ये आ जाएगा 6.5%। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 6.5%। ठीक, ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चंस। अब आपका टास्क है, जल्दी से बताओ कितना सेशन समझ आया, प्लस कैसे पता चलेगा 5 में से कितने आंसर्स आपके सही हुए, कितनी चीज आप रिकॉल कर पाए क्लास के टाइम के बाद, मतलब एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते वक्त। ठीक, इस स्कोर को आपको कमेंट सेक्शन में लिखना, याद रखना लाइव चैट में मत लिखना, कमेंट सेक्शन पे होगा कि बाद में इजीली देख पाऊंगा। ठीक, अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और थ्रू टेलीग्राम ग्रुप। और याद रखना अगर कोई और टॉपिक चाहते हो तो वो मेंशन कर देना, वो मैं देख लूंगा। स्कोर जरूर मेंशन कर देना ताकि नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यूज लेवल को बढ़ाना है, सेम रखना है, कम करना है, वो मैं हैंडल कर सकूं। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।